नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और आप देख रहे हैं अध्ययन इन्फोटेनमेंट। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार जो लिए जाते हैं द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एडिशन इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं वन लाइनर जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइंस। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राइफेड और IIT दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गांवों का समूह जोड़ना है। विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 जारी। इस वर्ष विश्व में स्वस्थ आहार की लागत और सामर्थ्य पर विस्तृत विवरण को भी रिपोर्ट में किया गया है शामिल। नासा द्वारा मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर प्रक्षेपित। इसे यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस 5 रॉकेट से किया गया है लॉन्च। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे चरण की घोषणा। हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी। MHRD के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से तैयार की गई है रिपोर्ट। सात 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 राफेल विमान फ्रांस से हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंचे। भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता में हुई अतुलनीय वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत। हम लोग देख रहे हैं 26 से 31 जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर्स और आइए सबसे पहले देख लेते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है, हाल ही में सफल परीक्षण किए जाने से चर्चा में रहे ध्रुवास्त्र क्या है? तो ध्रुवास्त्र जो है वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सिंगापुर के टेमासेक फाउंडेशन द्वारा भारत को दान किए जाने से चर्चा में रहे ऑक्सीजन सांद्रक यानी कि कॉन्सेंट्रेटर्स का अनुप्रयोग क्या है? तो वायुमंडलीय हवा को चिकित्सीय ऑक्सीजन में परिवर्तित करना इसका अनुप्रयोग है। आगे देख लेते हैं, टेरी के वेबिनार में बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घोषणा से चर्चा में रहे 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो यह जो होगा 60% होगा। हाल ही में सेबी के द्वारा नियमों में संशोधन से किए जाने से चर्चा में रहे भेदिया कारोबार यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? तो कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग कर शेयर कारोबार करना इनसाइड ट्रेडिंग कहलाता है। आगे देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बैठाने से चर्चा में रहे सालेकी आरक्षित वन कहाँ स्थित है? तो यह डिगबोई असम में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दिए जाने से चर्चा में रहे स्मॉग टावर का अनुप्रयोग क्या है? तो स्मॉग टावर जो है हवा को शुद्ध करता है। हाल ही में स्वदेश में डिजाइन किए गए किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र ने सामान्य परिचालन की स्थिति प्राप्त की एवं यह संयंत्र कहाँ स्थित है? तो काकरापार परमाणु संयंत्र, गुजरात। भारत के परमाणु कार्यक्रम में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट्स में चर्चा में रहे न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश किसे कहा जाता है? तो वह देश जो जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम हो, जिसमें भारत भी है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति ने फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में 5वें विश्व के सबसे बड़े अमीर के रूप में अपनी जगह बनाई है और इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन काबिज है? तो मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर है और जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं। विगत काफ़ी समय से तेल के कुएं में लगी आग एवं विस्फोटों से चर्चा में रहे बगजान स्थित ऑयल इंडिया का कुआं किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तिनसुकिया, असम में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही कोयला विभाग की गोइंग ग्रीन पहल क्या है? तो खनन इलाकों में पारिस्थितिकी पुनर्विकास एवं पौधारोपण के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाना।
यह है आपका गोइंग ग्रीन पहल। आरबीआई से अनुमति के संदर्भ में गूगल पे मामले से चर्चा में रहे एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई का जो है सृजन किया गया है, ठीक है, निर्माण किया गया है। शेयर बाजार के अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से बाजार मूल्यांकन के आधार पर दुनिया एवं भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो सऊदी अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कोविड-19 में प्रभावी न पाए जाने पर हाल ही में किस मास्क के खिलाफ सरकार द्वारा चेतावनी जारी की गई है? तो N95 के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि N95 से जो है आपका कोरोना से बचाव नहीं हो पा रहा है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF ने प्रदर्शन के आधार पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना है? तो वह है पश्चिम बंगाल। इंडियन नेवल एकेडमी में 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन से चर्चा में रहे राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो यह है 100 गीगावाट, ठीक है, 2022 तक 100 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। 10वें ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में भारत द्वारा सस्ती दवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु नियमों में बदलाव की मांग से चर्चा में रहे WTO के द्वारा बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण किस संधि के तहत आता है? तो यह ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत आता है। तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा धान की खेती के विकल्प के रूप में प्रोत्साहन देने से चर्चा में रहे बाजरे के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है आपका राजस्थान। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार दिव्यांग जनों को शामिल किए जाने से चर्चा में रहे अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई एवं इसके तहत प्रति परिवार कितना अनाज दिया जाता है? तो यह 2000 में स्थापित हुआ था और 35 किलो अनाज इसमें दिया जाता है। भारत और भूटान के बीच परिवहन साधनों को बढ़ाने के क्रम में दोनों देश के मध्य किन स्थानों पर हाल ही में नया ट्रेन रूट खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच खोला गया है। भारत के प्रस्तावित समझौते के विरोध से चर्चा में रहे किस देश में भारत द्वारा ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास किया जा रहा है? तो श्रीलंका में किया जा रहा है। जापान के द्वारा रूस और चीन पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने की आशंका से चर्चा में रहे किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है? तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन पर पहुंचने हेतु तियानवेन 1 अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। नाम क्या है मिशन का? तियानवेन 1। हाल ही में रफाल मिसाइलों की तैनाती से चर्चा में रहे हैमर क्या है? तो हैमर जो है मध्यम श्रेणी का एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार के द्वारा FCIL और HFCL की किन इकाइयों को पुनः चालू किया जा रहा है? तो रामागुंडम, तालचेर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में FCIL और HFCL की इकाइयों को शुरू किया जा रहा है, ठीक है, यूरिया उत्पादन के लिए। डाटा गवर्नेंस के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने से चर्चा में रहे नॉन पर्सनल डाटा फ्रेमवर्क हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो नाम है उनका कृष्ण गोपाला कृष्णन। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार द्वारा मोटर वाहन ईंधन के रूप में अधिसूचना जारी करने से चर्चा में रहे HCNG क्या है? तो हाइड्रोजन और CNG का मिश्रित ईंधन है यह, ठीक है। कुछ ही महीने पहले झील के पानी का रंग गुलाबी होने से चर्चा में रहे लोनार झील कहाँ स्थित है एवं झील का रंग गुलाबी किस वजह से हुआ था? तो यह जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है और हालो आर्चिया बैक्टीरिया के कारण इसका रंग गुलाबी हुआ था। अमेजन के जंगलों में आग, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलना और मीथेन गैस का रिसाव आदि से चर्चा में रहे शब्द टिपिंग पॉइंट का क्या मतलब है? तो ऐसी जलवायु घटनाएं जिन्हें रोक पाना मुश्किल हो। शहद में कौन से मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं एवं इसके परीक्षण हेतु हाल ही में किस स्थान पर भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो कॉर्न सिरप या चावल, टैपिओका, गन्ना और बीट सिरप जो है यह मिलाया जाता है, ठीक है। और इसके परीक्षण के लिए जो है प्रयोगशाला आनंद गुजरात में खोला गया है। हाल ही में प्रारंभ हुए प्रौद्योगिकी अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रिज्म क्या है एवं इसे किस संस्था द्वारा शुरुआत किया गया है? इसका यह किस संस्था की पहल है? तो इंजीनियरिंग छात्रों को AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G प्रशिक्षण देने के लिए प्रिज्म की शुरुआत की गई है और यह सैमसंग कंपनी की पहल है।
चीन को अमेरिका द्वारा यूएस डॉलर सिस्टम से बाहर करने की आशंका से चर्चा में रहे स्विफ्ट क्या है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब बैंकिंग में वित्तीय लेन देन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय सीमावर्ती देशों की बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाने के लिए सुरक्षा मंजूरी और विशेष पंजीकरण हेतु किन नियमों में बदलाव किया गया है? तो सामान्य वित्तीय नियम 2017 में बदलाव किया गया है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का चालू वित्त वर्ष में 12.5% तक होने से चर्चा में रहे। एनपीए क्या होता है? तो ऐसी आस्तियां जिन पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन प्राप्त नहीं हो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। वर्ष 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन आईपीएल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के साथ समझौता से चर्चा में रहे जैविक हथियारों के नियंत्रण हेतु उपलब्ध हो वैश्विक संधि कौन सी है? तो 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल और 1972 का बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वीपन कन्वेंशन BTWC। ठीक है। ग्राम पंचायत की निधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के प्रदर्शन को रैंकिंग प्रदान करने के लिए जिस नई पहल की शुरुआत की गई है तो यह है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक। सरकार के द्वारा भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के विनियमन हेतु किन नियमों को अधिसूचित किया गया है? तो उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य अधिनियम 2020। ट्राइफेड द्वारा आईआईटी दिल्ली से समझौता करने से चर्चा में रहे उन्नत भारत योजना क्या है? तो ग्रामीण समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु ग्राम एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की साझेदारी। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी किस राज्य को सौंपी है? तो हरियाणा को सौंपी है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र में पैदा होने वाले उत्पाद केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है एवं कौन सा राज्य केसर के उत्पादन में अग्रणी है? तो कश्मीर का जो केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है और जम्मू कश्मीर ही जो है केसर के उत्पादन में सबसे प्रथम आता है। हाल ही में किस देश में ने अपने यहाँ होने वाले खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब 2020 जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है? तो वह है कनाडा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से चर्चा में रहे विलायाह ऑफ हिंद क्या है? तो यह आतंकवादी संगठन है। आईएसआईएस की भारतीय शाखा का यह नाम है विलायाह ऑफ हिंद। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज EFSAS के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों की मदद से चर्चा में रहे आराकान आर्मी किस देश का विद्रोही समूह है? तो यह म्यांमार का है। CSIR और IICT द्वारा खोजी गई लागत प्रभावी सिंथेटिक तकनीक से फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के द्वारा फेविपिरवीर को किस ब्रांड से भारतीय बाजार में उतारा जाएगा? तो सिफ्लेंजा नाम से इसको बाजार में उतारा जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसके द्वारा लिखी गई है? तो उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और इनकी किताब है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर पूछा जाएगा। विशेषज्ञों समेत विपक्ष द्वारा आलोचना से चर्चा में रहे किस देश के साथ भारत ने कच्चे तेल के भंडारण के लिए तैयार सुविधा को किराए पर लेने हेतु समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समीक्षा से चर्चा में रहे पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय एवं इसके लाभार्थी कौन है? तो नोडल मंत्रालय जो है वह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और इसके लाभार्थी जो होंगे वह स्ट्रीट वेंडर्स होंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड के द्वारा याचिका से बंदरगाह का लाइसेंस अपने नाम हस्तांतरण करने की मांग से चर्चा में रहे हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हजीरा बंदरगाह गुजरात। हाल ही में 6 वर्ष पूरा होने से चर्चा में रहे माईगॉव पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया था? तो गुड गवर्नेंस की दिशा में नागरिकों और विशेषज्ञों को सरकार से जोड़कर नीति निर्माण के लिए किया गया था। हाल ही में चीन और भारत के तनाव से चर्चा में रहे एमीसैट क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है यह, जो कि भारत की खुफिया सैटेलाइट है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में जिक्र
किए जाने से चर्चा में रहे मधुबनी पेंटिंग की विषय वस्तु क्या होती है एवं चित्रकला की कितनी शैलियाँ हैं। तो इसका जो विषय वस्तु है वह है पौराणिक और प्रकृति, मतलब कि पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है इसमें और प्रकृति का जिक्र होता है, ठीक है। और 2 भित्ति चित्र और अड़िपन जो है वह इसकी शैलियाँ हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन NEAT क्या है। तो यह है AI और व्यक्तिगत लर्निंग हेतु HRD मंत्रालय और शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों का PPP मॉडल, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाल ही में सेना के द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे 2S25 स्प्रूट SD क्या है एवं इसे किस द्वारा निर्मित किया गया है। तो लाइट वेट टैंक है जो कि रूस के द्वारा निर्मित है। दिल्ली में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की जांच हेतु समिति गठित करने से चर्चा में रहे किस वाद के द्वारा SC ने सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु कौन से दिशा निर्देश दिए थे। तो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार मामले में जो है दिशा निर्देश दिए गए थे और इसका नाम था विशाखा गाइडलाइंस, जो कि 1997 में दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी महिलाओं के संबंध में कुछ भी लिखने को आए तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर अगर लिखने को आता है तो यह आप जरूर लिख सकते हैं। 1997 याद रखिएगा, विशाखा गाइडलाइंस। हाल ही में हन्ना तूफान को लेकर किस स्थान में चेतावनी जारी की गई है एवं यह तूफान किस सागर या महासागर से संबंधित है। तो टेक्सास अमेरिका में चेतावनी जारी की गई है और अटलांटिक महासागर में यह उत्पन्न हुआ है। कोविड-19 के इलाज के संदर्भ में चर्चा में रहे आइटोलिजुमैब दवा का इस्तेमाल किस रोग में होता है। तो इसका इस्तेमाल सोराइसिस में होता है, जिसको स्किन अस्थमा भी कहते हैं। विश्व बैंक एवं कृषि मंत्रालय की बैठक से चर्चा में रहे बीहर विकास योजना क्या है एवं यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बीहर को कृषि योग्य बनाने हेतु यह योजना है और यह ग्वालियर एवं चंबल से संबंधित है। तो MPPSC वाले ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किन स्थानों पर उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा, राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता। याचिका के द्वारा संविधान से शब्दों को हटाए जाने की मांग से चर्चा में रहे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। NGT द्वारा यूपी प्रदूषण बोर्ड को पर्यावरण पुनरुद्धार कोष के संदर्भ में निर्देश देने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय कैंपस सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। हाल ही में फरवरी-जून के लिए जारी हुई आकांक्षी जिला की रैंकिंग में कौन सा जो है प्रथम स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर कौन है। तो प्रथम स्थान पर बीजापुर छत्तीसगढ़ है, द्वितीय स्थान पर रीभो मेघालय है और तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच है, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश वाला जो बहराइच है यह भी याद रखिएगा, तृतीय स्थान पर UPPSC वाले खास करके, ठीक है। और छत्तीसगढ़ वाले जो है वो बीजापुर याद रखिएगा, क्योंकि ये तो प्रथम स्थान पर आया है तो पूछा जा सकता है। हाल ही में रैंकिंग जारी करने से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था और यह रैंकिंग किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो 2018 में यह शुरू हुआ था और नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है कि कौन जारी करता है। भारतीय लोगों को पुरस्कार समर्पित करने से चर्चा में रहे भारत के किस वन्य जीव संरक्षण को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है एवं इस सर्वेक्षण हेतु नोडल एजेंसी कौन है। तो भारत की 2018 बाघ गणना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NCTA जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक बाघ दिवस के संदर्भ में चर्चा में रहे किस घोषणा पत्र के अनुसार संबंधित देशों को बाघ की संख्या दोगुना करना था एवं इसके लिए निर्धारित समय सीमा क्या थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 और समय सीमा जो थी वह 2022 थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। हाल ही में कोविड-19 महामारी में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर ट्रायल करने से चर्चा में रहे VPM-1002 क्या है एवं इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यह जो है BCG वैक्सीन है और क्षय रोग यानी कि TB में इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में वस्तुओं पर ISI मार्क और हॉल मार्क के साथ
शिकायतों को दर्ज करने हेतु उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो यह है BIS केयर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका से सुनवाई में चर्चा में रहे PM केयर फंड के पदेन अध्यक्ष और ट्रस्टी क्रमशः कौन होते हैं? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पदेन ट्रस्टी जो होते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीक पर आधारित दुनिया की सबसे बड़ी SG-600 एम्फीबियन प्लेन्स को सफलतापूर्वक समुद्र में उतारा गया? तो यह है चीन। हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा स्थगित करने से चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो वोल्कान वोजकिर। ठीक है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मौसम की भविष्यवाणी को सर्वसुलभ बनाने हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है एवं इसके द्वारा कौन सी जानकारी उपलब्ध करवाएगी? तो मौसम ऐप जारी किया गया है। ठीक है, और क्रमशः करेंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, वार्निंग्स और रडार प्रोडक्ट्स, मतलब कि यह जो है आपके वर्तमान मौसम के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, न्यूज कास्ट करेगा। सिटी फोरकास्ट मतलब कि शहरों के मौसम के बारे में जानकारी देगा, चेतावनी देगा, और रडार के द्वारा जो आपका डाटा आता है उसके बारे में बताएगा। हाल ही में किस विभाग के द्वारा विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र के रूप में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क यानी कि KRC नेट को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि स्थापित किए जाने से चर्चा में रहे टाइम कैप्सूल क्या है एवं इसको किस उद्देश्य हेतु स्थापित किया जाता है? तो विशिष्ट सामग्री से बना अत्यधिक मजबूत कंटेनर होता है। किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, टाइम कैप्सूल। आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में चीन की मिसाइलों की डिलीवरी रोके जाने से चर्चा में रहे S-400 ट्रायम्फ क्या है एवं इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो विश्व का अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और मारक क्षमता जो है वह 400 किलोमीटर तक है। भारत की समीक्षा को अगले वर्ष तक स्थगित करने से चर्चा में रहे FATF क्या है एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की निगरानी हेतु शीर्ष संस्था है और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हिंसा में 60 से अधिक लोगों के मारे जाने के कारण चिंता प्रकट करने से चर्चा में रहे अशांत क्षेत्र दारफूर किस देश से संबंधित हो? यह सूडान से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष की थीम क्या है? तो 28 जुलाई को यह मनाया जाता है और थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IRCTC और SBI के द्वारा कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करने से चर्चा में रहे नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है एवं इसकी यह कितनी दूरी तक कार्य करती है? तो छोटी दूरी की उच्च आवृत्ति की वायरलेस संचार तकनीक है और लगभग 10 सेंटीमीटर तक यह काम करती है। वैश्विक बाघ दिवस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे बाघ गणना में अपनाई गई तकनीक लीडार क्या है? तो यह जो है दूरी मापने की तकनीक है। लेजर प्रकाश के द्वारा लक्ष्य को रोशन करके सेंसर के माध्यम से प्राप्त प्रतिबिंब का मापन इसमें किया जाता है। पिक्सल परेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य और रक्षा पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने वाले क्रमशः शीर्ष देश कौन से हैं? तो स्वास्थ्य में अमेरिका है जो कि $9,008 प्रति व्यक्ति खर्चा करता है और रक्षा के मामले में इजराइल है जो कि $2,357 प्रति व्यक्ति खर्च करता है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो इनका नाम है अर्चना सोरेंग। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय मूल की हैं और भारतीय ही हैं, भारतीय मूल की नहीं, भारतीय ही हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विषय पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने से चर्चा में रहे ई ज्ञान कोष क्या है? तो राष्ट्रीय डिजिटल निक्षेपागार है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखिएगा क्या है नाम, ई ज्ञान कोष। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने दक्षेश मुद्रा एक्सचेंज व्यवस्था के तहत $40 करोड़ की मुद्रा के लिए करेंसी स्वैप हेतु समझौता किया है? तो यह श्रीलंका के साथ किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निर्माण कार्य से चर्चा में रहे किस स्थान पर भारत का प्रथम रेलवे केबल ब्रिज बनाया जा रहा है? तो यह है अंजीखद ब्रिज, कटरा और रियासी के बीच। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का प्रथम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुई रैंड स्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च
2020 के मुताबिक सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड का दर्जा क्रमशः किसे हासिल है? तो प्रथम माइक्रोसॉफ्ट हो गया, द्वितीय आपका सैमसंग हो गया और तीसरा आपका अमेजॉन इंडिया है। तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया जा रहा है? तो मॉरिशस में, और इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ। आगे देख लेते हैं, सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग कब से लागू होंगे एवं अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कितने कैरेट का सोने का आभूषण बेचने की अनुमति है? तो जून 2021 से यह लागू हो जाएगा, ठीक है। और 14, 18 और 22 कैरेट का सोना का आभूषण बेचने की अनुमति है। तो यह भी जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 14, 18 और 22। हाल ही में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं मीटिंग से चर्चा में रहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की औपचारिक स्थापना कब की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और बीजिंग चीन में इसका जो है मुख्यालय है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर अशोक साहनी को। यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एकदम ध्यान से याद रखिएगा। नवजात शिशुओं में बिना दर्द के बिलिरुबिन मापन हेतु किस नए उपकरण को तैयार किया गया है एवं बिलिरुबिन की जाँच किसके लिए की जाती है? तो AJO नियो तकनीक को विकसित किया गया है। यह नया उपकरण है AJO नियो, और यह जो है पीलिया यानी कि आपका जॉन्डिस की जांच के लिए उपयुक्त होता है, बिलिरुबिन की जांच की जाती है। हाल ही में जारी हुई नई शिक्षा नीति के अनुसार किस नाम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया है नई शिक्षा नीति पर, वो आप देख सकते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लागू करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, ठीक है। पूर्व इसरो प्रमुख हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। भारत को कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने हेतु $30 लाख के अनुदान की मंजूरी से चर्चा में रहे एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है यह स्थित है, ठीक है, इसका मुख्यालय। परियोजना से जुड़े यंत्रों की असेंबलिंग से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का निर्माण कहाँ किया जा रहा है एवं यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो काराहास फ्रांस में इसका निर्माण किया जा रहा है और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देख लेते हैं, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कच्छ के किसानों को वर्टिकल फार्मिंग के प्रदर्शन से चर्चा में रहे एरोपोनिक्स तकनीक क्या है? तो बिना मिट्टी के हवा में कृषि की तकनीक, ठीक है, बिना मिट्टी के हवा में कृषि किए जाने की यह तकनीक है। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का स्थानीय प्रतिनिधि बनाया गया है एवं इस समय विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया गया है और वर्तमान में जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है विश्व व्यापार संगठन के? तो रॉबर्ट एजेवेदो हैं, ठीक है, यह याद रखिएगा, रॉबर्ट एजेवेदो। प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है एवं किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुसार 13 देशों ने बाघों की आबादी को 2022 तक दुगना करने का संकल्प लिया? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। भारत में डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट करने से चर्चा में रहे स्माइल, पढ़ाई तुहार द्वार और मिशन प्रेरणा ई पाठशाला क्रमशः किन राज्यों की डिजिटल शिक्षा हेतु पहल है? तो राजस्थान की है स्माइल, छत्तीसगढ़ की है पढ़ाई तुहार द्वार और उत्तर प्रदेश की है ई पाठशाला, ठीक है। यह तीनों जो है आप याद रखिएगा, राजस्थान RAS के लिए, छत्तीसगढ़ CGPSC के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए UPPSC के लिए, यह तीनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में जारी हुई बाघ गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः किस राज्य में किस भाग टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है? तो क्रमशः मध्य प्रदेश और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है। मतलब कि राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, और अभ्यारण्य कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तराखंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जारी हुई बाघ गणना पर विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार किन 3 टाइगर रिजर्व में अभी एक भी बाघ शेष नहीं बचे हैं? तो मिजोरम का डम्फा रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा रिजर्व और झारखंड का
पलामू रिजर्व, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के लिए पहली पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत से चर्चा में रहे उड़ान योजना को कब और किस उद्देश्य हेतु प्रारंभ किया गया था? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 में लेकिन इसकी पहली उड़ान भरी गई थी और इसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मार्च 2020 को लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, मतलब कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो ये है प्रीतम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है वन लाइनर खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे विस्तार से कुछ करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज से यानी कि 1 अगस्त से जो है मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया है बीपीएससी 66 के लिए। ठीक है, और यह जो है 9 माह का प्रोग्राम है और फ़ी जो है वह केवल 2500 रुपये है। ठीक है, आज से भूगोल का नोट्स देना मैंने शुरू कर दिया है, तो जिनको भी जुड़ना है और वो जल्दी नामांकन करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? तो 9525360283 पर आपको बस व्हाट्सएप करना है, अपना नाम लिखना है और शहर का नाम लिख करके बता देना है कि आपको बीपीएससी 66 में जुड़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है मैं दे दूंगा, जो भी सैंपल होंगे वो दे दूंगा, प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे दूंगा और जो है आपका एडमिशन हो जाएगा पेमेंट करते ही। ठीक, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस, जो कि लिए गए हैं कहाँ से? द हिंदू, PIB, ध्येय IAS, दृष्टि IAS और इनसाइट IAS से इनका इनपुट लिया गया है। पहला जो हमारा पॉइंट है वह है नाग नदी। ठीक, नाग नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण नाग नदी, जिसके नाम पर नागपुर शहर का नाम रखा गया है, में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर चिंता व्यक्त की है। नाग नदी भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है। वर्ष 1908 के ब्रिटिश कालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम महाराष्ट्र में वाडी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। यह नदी कन्हान पेंच नदी प्रणाली का एक भाग भी है। कन्हान पेंच नदी प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। तो कन्हान नदी मध्य भारत में सतपुरा रेंज के दक्षिण में स्थित एक बड़े क्षेत्र में बहने वाली बेन गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, यह याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली कन्हान नदी की लंबाई 275 किलोमीटर है। कन्हान नदी नागपुर शहर के लिए एक प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत है। पेंच नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंच नदी कन्हान नदी के बाएं तट की मुख्य सहायक नदी है, जबकि दाएं तट की सहायक नदियों में जाम नदी, कोलार नदी और नाग नदी प्रमुख हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाग नदी के बारे में देखा। आगे देख लेते हैं करगिल विजय दिवस के बारे में, जो कि मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो यह दिन भारतीय सेना द्वारा 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यह जरूर याद रखिएगा। यह लगभग 60 दिनों तक चला था तथा 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है यह भी कारगिल युद्ध का प्रमुख हिस्सा था। तो यह भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन था, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि निर्धारित नियंत्रण सीमा पर कोई संघर्ष नहीं होगा। इसके बावजूद पाकिस्तानी जो है वो भारतीय सीमा में घुस आए। ठीक है, और इसी पर जो है आपका मई जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग मोबाइल ऐप मौसम के बारे में। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से उपयोगकर्ता मौसम पूर्वानुमान रडार छवियों को एक्सेस कर सकते हैं और निकट की मौसम घटनाओं के बारे में समय से पहले चेतावनियां प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप का विकास एवं रूपरेखा संयुक्त रूप से इक्रीसैट की डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ यानी कि DAY टीम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी IITM पुणे तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो यह जो टीम है इसको याद रखिएगा।
आगे देख लेते हैं हरिकेन हान्ना के बारे में। तो 25 जुलाई 2020 को हरिकेन हान्ना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास से टकराया। टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के प्रमुख हॉट स्पॉट केंद्रों में से एक है। हरिकेन हान्ना 90 मील प्रति घंटे तक की हवा की गति से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र से टकराया, जिसमें दक्षिणी टेक्सास एवं उत्तर पूर्वी मैक्सिको के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की 5 श्रेणियां हैं। हरिकेन हान्ना जो है वह श्रेणी 1 के अंतर्गत आता है। जो 5 श्रेणियां हैं उसमें श्रेणी 1 जो है उसमें यह आता है हरिकेन हान्ना। जब घूर्णन प्रणालियों में हवाएं 39 मील प्रति घंटे तक की गति से चलती हैं तो तूफान को उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, और जब वे 74 मील प्रति घंटे तक की गति से चलती हैं तो उष्णकटिबंधीय तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और एक नाम भी दिया जा सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 74 मील प्रति घंटा और 39 मील प्रति घंटा। चक्रवातों को ऊर्जा संघननीय प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। चक्रवातों के स्थल पर पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। यह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। तो ये इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा चक्रवात के बारे में। अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में बनते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। तो यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर पूछा जाता है, खास करके एसएससी, रेलवे इत्यादि में बहुत बार पूछा जा चुका है और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात या हरिकेन ऊर्जा के रूप में गर्म या नम हवा का उपयोग करते हैं और इसलिए ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल में बनते हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि गर्म समुद्री जल पर ये बनते हैं हरिकेन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे देख लेते हैं डेयर टू ड्रीम 2.0 के बारे में। तो 27 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। भारतीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के आह्वान के बाद देश में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार हेतु व्यक्तियों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग पंपा नदी के बारे में। तो पंपा नदी जो है वह केरल में पेरियार और भरतपुझा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार सबसे लंबी है, यह याद रखिएगा, और यह जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है पंपा नदी। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के तट पर अवस्थित है। यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। पंपा नदी को दक्षिण भागीरथी तथा बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबरीमाला इसी के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कश्मीरी केसर के लिए भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग। 25 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने कश्मीरी घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए GI टैग का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। भौगोलिक संकेतक टैग मिलने से कश्मीर केसर निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता हासिल करेगा और इससे किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जो प्राकृतिक गहरे लाल रंग, तीक्ष्ण सुगंध, कड़वे स्वाद और रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले रंग की क्षमता जैसी अपनी अनूठी विशेषताओं से पहचाना जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में करेवा जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो है वह जाफरान या केसर को ही जाफरान कहा जाता है, तो करेवा नामक जगह जो है जम्मू कश्मीर में वह जाफरान या फिर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी याद रखिएगा। करेवा के बारे में देख लेते हैं। तो करेवा जो है वह कश्मीर घाटी का एक अंडाकार बेसिन है जो 140 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है। करेवा कश्मीरी घाटी एवं जम्मू डिवीजन की भदरवाह घाटी में विस्तृत झील निक्षेप है। करेवा का निर्माण प्लाइस्टोसिन काल यानी कि 1 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और पूर्वी कश्मीर घाटी उस समय जलमग्न
थी। पीर पंजाल श्रेणी के उद्भव के कारण जल निकासी प्रणाली में अवरोध उत्पन्न हुआ और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक झील का निर्माण हुआ। इसके बाद यह झील बारामुल्ला गार्ज के माध्यम से जल निकासी के कारण शुष्क हो गई और छोड़े गए निक्षेपों को करेवा के रूप में जाना जाता है। करेवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है। तो करेवा के बारे में जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे देख लेते हैं ब्लू पॉपी के बारे में। तो हाल ही में किए गए अध्ययन से ब्लू पॉपी हिमालय के निचले क्षेत्रों तथा शैल युक्त हिमोडों से लुप्त होते जा रहे हैं। सॉसुरेया जीनस से संबंधित पौधे जैसे लुप्त प्राय हिमकमल, सॉसुरेया ओब्बालाटा और सॉसुरेया ग्नैफ्लोइड्स भी निवास स्थान के नुकसान एवं संख्या की कमी से जूझ रहे हैं। ब्लू पॉपी जो हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड से कश्मीर तक 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है को हिमालयी फूलों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स कहा जाता है। ब्लू पॉपी का वैज्ञानिक नाम मैकानोप्सिस एकुलेआटा मेकोनोप्सिस एकुलेआटा है। एक अध्ययन पर, यह याद रखिएगा, ठीक है, यह पूछा जा सकता है। एक अध्ययन पर आधारित बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रकाशन पश्चिमी हिमालय विविधता की पेरी ग्लेशियल वनस्पति और जलवायु परिवर्तन भेद्यता, मतलब कि पेरी ग्लेशियल फ्लोरा ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी में कमजोर पेरी ग्लेशियल प्रजातियों एवं उसके जीवित रहने की रणनीतियों का विवरण दर्ज किया गया है। हालांकि विभिन्न ऊंचाई पर अल्पाइन मोराइन्स में विभिन्न पौधों की प्रजातियों की प्रचुरता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि ब्लू पॉपी कम ऊंचाई एवं चट्टानी मोराइन्स में धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। मोराइन क्या होता है देख लेते हैं। तो मोराइन किसी भी ग्लेशियल रूप से अनियोजित ग्लेशियल मलबे यानी कि रेजोलिथ एवं रॉक का संचय है जो वर्तमान में एवं पूर्व में भू आकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर ग्लेशिएटेड क्षेत्रों में होता है। ठीक है, उच्च अल्पाइन चट्टानी स्क्रीन्स यानी कि छोटे ढीले पत्थर एवं चट्टान के टुकड़े और पार्श्व पेरी ग्लेशियल मोराइन, लैटरल पेरी ग्लेशियल मोराइन इन प्रजातियों का प्रमुख अधिग्रहण क्षेत्र हो गया है। आगे देख लेते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो 28 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी भारत में बाघ सह शिकारी एवं शिकार की स्थिति स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया पर नवीनतम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए शिकार की कमी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में एकमात्र बाघ अभयारण्य है जिसके दक्षिणी भाग में गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य और उत्तरी भाग में दोरनाला एवं श्रीशैलम पर्वतमाला में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। तो यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं गुंडला ब्रह्मेश्वरम अभयारण्य और दोरनाला एवं श्रीशैलम पर्वतमाला नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के ही अंतर्गत स्थित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक मानव दबाव कम नहीं होता नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में शिकार एवं बाघों की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। सह शिकारियों के संबंध में इस बाघ रिजर्व में जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियां, चित्तीदार बिल्लियां एवं तेंदुए विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत में है। रिजर्वों में बाघों के शिकार के लिए चूहे, हिरन, काला हिरन एवं चौसिंगा है। इस बाघ रिजर्व से होकर जाने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग रिजर्व के अंदर बाघों के गलियारे को प्रभावित करते हैं जिससे बाघों को शिकार को देखने एवं पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है। अब देख लेते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो NSTR भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। NSTR को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा। NSTR कृष्णा नदी पर अवस्थित है तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है। कृष्णा नदी पर है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन सागर NSTR में ही अवस्थित है। NSTR विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थान है। यहाँ बंगाल टाइगर के अलावा तेंदुआ, चित्तीदार बिल्ली, पेंगोलिन, मगर, इंडियन रॉक पायथन और पक्षियों की असंख्य किस्में पाई जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं माउस लेमूर के बारे में। तो हाल ही में पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में माउस लेमूर की एक नई प्रजाति पाई गई है। मेडागास्कर जो है वो दुनिया का सबसे
दुनिया का प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक है। हाल ही में पाई गई प्रजाति दुनिया की सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है। इसकी लंबाई नाक से पूंछ तक लगभग 26 सेंटीमीटर है और इसका द्रव्यमान केवल 60 ग्राम है। इसे माइक्रोसेबस जोनाही का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, माइक्रोसेबस जोनाही। IUCN में देख लेते हैं तो IUCN रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। किसको? तो मेडागास्कर में जितनी लेमूर प्रजातियां पाई जाती हैं उनके 1/3 भाग को जो है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। वर्ग देख लेते हैं तो यह छोटे शरीर वाला सर्वभक्षी निशाचर प्राइमेट यानी कि माइक्रोसेबस वर्ग से संबंधित है। तो यह भी याद रखिएगा, माइक्रोसेबस वर्ग से संबंधित है। संकट के बारे में देख लेते हैं तो प्राकृतिक आवास को नुकसान और इससे संबंधित क्षेत्र में भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन इसकी विलुप्ति का कारण बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नटेश की मूर्ति। तो वर्ष 1998 में भारत से चोरी की गई नटेश की मूर्ति को लगभग 22 वर्षों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो यह मूर्ति जो है 1998 में चोरी की गई थी भारत से और 22 वर्षों के बाद जो है आपका भारतीय पुरातत्व विभाग को इसको सौंप दिया गया है। मूर्ति के बारे में देख लेते हैं तो मूल रूप से राजस्थान के बारौली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की यह शिव की मूर्ति है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह लगभग 4 फीट की ऊंचाई के साथ प्रतिहार शैली में एक दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्ति है। तो प्रतिहार शैली में निर्मित है, यह भी याद रखिएगा। इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दर्शाया गया है। घटेश्वर मंदिर के बारे में देख लेते हैं तो घटेश्वर मंदिर जो है वह बारौली के मंदिर समूहों में से एक है। इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है। यह मंदिर उड़ीसा मंदिर शैली से मिलता जुलता है। अलंकृत मंदिर, तोरण द्वार, शिव की बलिष्ठ रूप आदि इसकी विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं प्रतिहार शैली के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसमें गुर्जर प्रतिहार एवं महामारू कहा गया। ठीक है, इस शैली में प्रारंभिक निर्माण मांडौर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था। इस प्रकार के मंदिरों में केकिंद का नीलकंठेश्वर मंदिर, किरारू का सोमेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालौर के गुर्जर प्रतिहार रहे और बाद में चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया था। आगे देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। तो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। व्यक्ति या संस्थान जिसने भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है वह अपना नामांकन जो है 31 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण पत्र के साथ एक संस्थान के लिए 51 लाख रुपए एवं एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक व्यक्ति पुरस्कार के लिए स्वयं आवेदन कर सकता है या अन्य व्यक्ति या संस्थान को नामित कर सकता है। नामांकित व्यक्ति या संस्थान को आपदा प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र में जैसे रोकथाम, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कैटेगरीज हैं ये जिनमें नामांकन किया जा सकता है या फिर किसी दूसरे का भी नामांकन कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है करंट अफेयर समाप्त होता है। ठीक है, जाते जाते बस इतना कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी का आइकॉन होगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, तो इसको दबाना जो है मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।